नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, ठीक। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारे साइंस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन सी, बी और ए अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत इजी आंसर्स दिए हैं मैंने। अगर आपको आंसर्स ऑलरेडी लर्न है तो यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से आंसर दिया। आप बस एक दो बार सुनेंगे ना मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन को, आपको ऑन द स्पॉट लर्न हो जाएगा। तो सेम हम कर रहे हैं सेक्शन डी, और यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर सॉल्यूशन साइंस का ख़त्म हो जाएगा। मैथ्स का स्टैंडर्ड बेसिक अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड करके रखी होगी, आपको प्लेलिस्ट आप देखिएगा। मुझे एक्चुअली समय मिल नहीं रहा कि मैं उसका लिंक डालूँ। जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर लूँगी इन्हीं सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क में। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कवर अप करने, 20 मार्क का टोटल सेक्शन डी रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप, या कमेंट कीजिए। और प्लीज़ अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आपके लाइक से पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हमारी जो मेहनत है वो सक्सेस हो रही है। तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ आर वर्दी। और आपको अगर मदद मिल रही हो मेरी वीडियो से तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर रिकमेंड कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीएच स्केल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले अपन पीएच स्केल क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। तो पीएच स्केल को अपन कॉमनली यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी एंड बेसिसिटी को चेक करने के लिए, और एल्स वी कुड से टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिटी। ठीक है, एसिड तो है हमारे पास, लेमन जूस भी एसिड है, ठीक है, टोमेटो जूस भी एसिड होगा, मौसमी का जूस भी एसिड है, HCl भी एसिड है। बट इनमें से कौन सा एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वी कुड से बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा एसिड माइल्ड एसिड है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ चेक करना होता है तो इसके लिए अपन पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो एसिड या बेस है उतना चेक करना है तो वी आर द लिटमस पेपर। ठीक है, बट उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, देन वी आर गोइंग फॉर द पीएच पेपर या पीएच स्केल। पीएच में जो पॉसिबल जो रेंज है वो 0 to 14 की होती है। एसिडिक के अंदर जो भी सब्सटेंस एसिड होता है उसका रेंज जो है वो 1 to 7 तक दिखाता है। 1 to 7 के बीच में जो रेंज आया वो एसिड कहलाएगा। ओके, 7 to 14 का जो रेंज है उसको हम बेस कहेंगे, और एग्जैक्टली 7 आया मतलब कि सब्सटेंस कैसा है हमारा, न्यूट्रल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, पीएच एक्चुअली एक एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, वो अपन को पीएच हम उसको कहते हैं। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा उतना ज़्यादा वो एसिडिक कहलाता है। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये और कुछ नहीं, आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताएगा सॉल्यूशन के अंदर। कई की बुक में हाइड्रोजन आयन लिखा होता है, कई की बुक में हाइड्रोनियम आयन भी लिखा होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दैट मीन्स कि H3O+, तो एक ही बात है। ओके, चलो अब पीएच का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली हमें पता है कि हमें जब भूख लगती है या क्या, तो हमारी बॉडी हमारे स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव द HCl। ओके, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में किया है अपन ने ये। तो जो स्टमक में ना HCl गैस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहेंगे, तो उसका पीएच लेवल होता है 1.4। ठीक है, 1.4 के आसपास होता है। ये एसिड जो है वो हमारे स्टमक के वॉल्स को हार्म नहीं करता है, बिकॉज देयर इज़ अ म्यूकस लेयर जो पूरे वॉल पे ऐसे लगी होती है, जो एसिड से अपने को प्रोटेक्ट करती है। बट हमारे खाने के साथ अगर कोई जर्म्स और बैक्टीरिया आ जाता है तो उसी को ये HCl जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है या उसको मार देता है। ठीक है, ताकि अपन डिजीज से बच पाए। बट कई बार क्या होता है ना, समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस। ठीक है, कई बार एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, या तो तीखा खाने से, या तो कई बार ओवर ईटिंग से। ठीक है, या तो कई बार इरेगुलर फूड हैबिट्स, आपने आज 12 बजे खाना खाया, कल 3 बजे खा रहे हो, ठीक है, परसों खा ही नहीं रहे हो। तो अगर ऐसे कुछ हैबिट्स हैं तो इसकी वजह से एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि HCl को पता नहीं होता ना कि एग्जैक्टली टाइम कौन सा है क्या खाना खाने का। तो वो तो निकल के बैठ जाता है, भाई अभी अभी मैं नवरा बैठा हूँ, आ जाओ खाना दो मेरे को, मैं उसको डाइजेस्ट करूँ। अपन खाना नहीं देते हैं तो वो ऐसे आग बबूला हो जाता है, मतलब कि एसिडिटी कॉज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ एसिडिटी, तो हमें उससे निजात पाने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको कुछ एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन भी आ गया जिसमें अपना पीएच लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है ये, राइट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ इट। देखो वॉशिंग सोडा जो है वो वाइटिश ऑर्डरलेस पाउडर होता है, कोई इसमें स्मेल होती नहीं है। अब लोग क्या बात कर रहे हो मैम, हमारे सर्फ एक्सेल में रिन में तो होती है, वो हम लोग ऐड करते हैं। एग्जैक्टली ओरिजिनली इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको हम लोग Na के लिए सोडियम यूज़ करेंगे, CO3 कार्बोनेट यूज़ करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट और H2O के लिए हाइड्रा, कितने मॉलिक्यूल से वाटर के 10, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये इसका नाम है। चलो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स है प्रिपरेशन करने में। सबसे पहला देखो बेटा, सीधा अपन यहाँ पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री में जितना अच्छी से रिएक्शन आप प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी इतना कोई रीड नहीं करता है, फ्रेंकली स्पीकिंग किसी में इतना समय नहीं कि आपकी थ्योरी बैठ के कोई रीड करे। सो चेकर्स को वो दिखाओ जिनको इंटरेस्ट है जो चीज़ देखने में उन्हें। तो हमें केमिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट है केमिकल रिएक्शन देखने में, तो आइए वो दिखाते हैं अपन। तो NaCl, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 4 चीज़ें रिएक्ट की जाती हैं तो हमें मिल जाता है NaHCO3 और NH4Cl, ठीक है। अब NaHCO3 को अपन लेंगे, उसको हीट करेंगे। सिंपल अगर उसको हीट करते हैं तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो गायब हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा Na2CO3, H वहाँ से हट गया तो H2O निकल गया और कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी निकल जाता है, बिकॉज कार्बोनेट बेस्ड कंपाउंड को जब भी हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलना ही है, ओके। फिर इस Na2CO3 को हम लोग थोड़ा बहुत पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमें मिल जाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स आपको अच्छे से बताने हैं। यूजेस क्या है इसका, देखो 4 यूज़ अपन को लिखने हैं। पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री, खैर वो दोनों रिपीट हो गया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि पानी के अंदर जो हार्डनेस होता है ना, तो हम लोग ये वॉशिंग में डाल के जो झाग बनाते हैं तो उसको अपन बेसिकली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है इन द वेरियस इंडस्ट्रीज जहाँ पे सोडियम कंपाउंड्स बनने वाले होते हैं, जैसे बोरेक्स, ठीक है। तो उसमें एज अ रॉ मटेरियल हम लोग सोडियम कार्बोनेट या तो फिर वी कुड से कि वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं, ठीक है। ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। देखो सोप या डिटर्जेंट की बात करते हैं अपन, पहले सोप की, एक्चुअली मेन तो हमें सोप का लिखना है। तो सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स, ठीक है। मतलब कि एक लंबी सी चेन है, ठीक है, और इस चेन के अंदर Na+ करके हमारे पास एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स कहते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है और ये आपको एक्शन दिखाता है कि किस तरीके से डर्ट, ग्रीस वगैरह जो भी है ना, ठीक है, चिकने दाग, उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो सोप है ना उसके पास 2 एंड्स होते हैं। देखो मैंने बनाया ना, मैंने अभी फिगर बनाया, एक ये एंड है और एक ये एंड है, ठीक है। 2 एंड होते हैं इसके। द चार्ज एंड गेट्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक। देखो ये चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो एंड है ये पानी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, इसके लिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, पानी से मोहब्बत करने वाला। फिलिक मतलब मोहब्बत करने वाला, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल वाला होता है वो पानी से मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बाकी ये जो मैंने लंबी चेन बनाई नहीं, ये वाली पूरी, ठीक है, ये लंबी चेन को पानी से नफरत है, उसको पानी नहीं पसंद है, उसको गंदगी पसंद है, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन जो है वो पानी से क्या करती है, रिपेल करती है, दूर भागती है, और इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डरना, दूर भागना, नहीं पसंद, ठीक है। तो वो पानी से दूर भागती है। क्लियर हुआ। तो सोप की पूरी एक लंबी चेन है, एक की तरफ चार्ज है जो पानी के साथ मोहब्बत करता है, उसके साथ झाग बना लेता है, ठीक है। और दूसरा जो एंड है उसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको दूर भागता है और वो इसके लिए डर्ट के साथ मोहब्बत कर लेता है, ठीक है। जब हम लोग सोप को डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो जो कार्बन चेन है विच इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑयल की तरफ, ऑयल, डर्ट, ग्रीस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक है वो उससे दूर रहकर क्या बनाएगा, मिस्सिल बनाएगा, मतलब कि पूरी झाग बनाएगा, ठीक है। जो टेल है, मतलब कि जो ये हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है, एंटेंगल्स डर्ट को, ऑयल को और ग्रीस को प्यार कर रहा है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करने में तो खींचेगा, तो हमारा तो काम हो रहा है, कपड़ों से वो जो दाग है वो तो निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दाग वगैरह है वो एंटेंग मतलब उस टेल की तरफ खींचे चले जाते हैं। एंड इफ रिक्वायर्ड एगिटेशन इज डन, एगिटेशन इसका मतलब कि मतलब अगर ज़रूरत है तो और ज़्यादा अपन सर्फ अगर डाल के और उसको
प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है अपना धाग कैसा है। बहुत ज़्यादा राइजिंग होता है, मतलब झाग वाग बनता है पानी के साथ, और मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे Na+ वाले वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कैरीज द सोप मॉलिक्यूल्स विद द डर्ट। अब वो इतने अट्रैक्ट होते हैं पानी के साथ कि वो सोप के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, और खींच लेते हैं तो जिसकी वजह से डर्ट जो है वो बाहर निकल जाता है और अपने कपड़े या जो अपने बर्तन है वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। आपको यहाँ पे फिगर पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने कहा था 2 एंड है, जहाँ पे चार्ज है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, जहाँ पे चार्ज नहीं है दैट इज़ अ हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये ऑयल है, ठीक है, और ये पूरा पानी है, और इस तरीके से जो है ये Na+, ठीक है, ऊपर की तरफ Na+ रहेगा और नीचे की तरफ कार्बन चेन रहेगा, तो ये इस तरीके से पूरा मिसिल फॉर्म करते हैं। In case of detergents, salt present in hard water does not react with molecules of detergent to form the insoluble scum, ठीक है। अब हार्ड वाटर में तो क्या सोप तो काम कर नहीं पाता, तो हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से उसमें भी वो झाग बना लेता है। बट द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट रिमेन एज इट इज़, ठीक है, बट जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल होता है ना, कभी देखना हम घर पे अगर आप पानी में सर्फ डालोगे ना तो सर्फ पूरी डिजोल्व नहीं होती, उसके पार्टिकल्स नीचे यूटेंसिल्स जो भी अपना बर्तन वगैरह होता है ना, ठीक है, उसमें वो दिखते हैं अपने को, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी हार्ड होता है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के पानी को सॉफ्ट करना पड़ता है, और थोड़ा पोर्शन जो है वो डर्ट निकालने में यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस कम फॉर्मेशन उन्होंने कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो मैंने जस्ट बताया आपको, लर्न करना है लर्न कर लेना, लीव करना कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये इस कम फॉर्मेशन डिटर्जेंट के बेसिस पर है, तो अगर आपसे सिर्फ सोप के लिए पूछा जाता है तो आपका आंसर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अगर डिटर्जेंट के लिए पूछा गया तो थोड़ा सा आपको ये ऐड करना पड़ जाएगा। हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ, अब हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। जब सोप मॉलिक्यूल कांटेक्ट आता है इन दिस सॉल्ट्स के, इट फॉर्म्स अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। कर्डी मतलब कि दही की तरह वाइट कलर होता है, दैट मीन्स कि ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और तब वो क्या बनाते हैं, स्कम बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्या कह रहा है 50th क्वेश्चन आपसे, गिव द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो अब बेसिकली न्यूट्रिशन के टाइप्स बताने, तो हमारे पास 2 टाइप हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब कि सेल्फ मेकिंग प्लांट, ठीक है, मतलब सेल्फ मेकिंग फूड, एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब डिपेंड्स ऑन द अदर। अब हेट्रोट्रॉफिक अपने पास 3 और आते हैं, एक आएगा सेप्रोफाइट जो डेड एनिमल्स पे अपना खाना खाते हैं, दूसरा आएगा पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे खाना खाते हैं, और तीसरा आएगा होलोजोइक जैसे हम लोग, ठीक है, खाना लिटरली मुंह में डाल के उसको चबा के निकल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इन्होंने कहा है कि टाइप्स बता दो, तो अपन ने टाइप्स बता दिए। अब कह रहा है कि अमीबा का न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करो, तो आइए, हमें अमीबा जो है वो कैसा न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक, ठीक है, पूरा का पूरा खाना मुँह में निकल जाता है, और इसमें 5 प्रोसीजर रहेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। इंजेशन, इन मतलब मुंह में डालना, ठीक है। तो अमीबा जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स हाथ निकालता है, उसके कोई हाथ तो होते ही नहीं है। अब बेसिकली अमीबा जो है वो कैसा होता है ना, देखो ये होता है इरेगुलर शेप, ठीक है, तो इस तरीके से वो यूँ करके यूँ नकली हाथ निकाल देता है, और बीच में इसका होता है फुट, तो ये जो है उसको अपन कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। आफ्टर दैट अमीबा टेक्स द फूड पार्टिकल अलॉन्ग विद द वाटर, तो ये फूड पार्टिकल को वो अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर वो ले लेता है, ठीक है। अब आया डाइजेशन, जब अपने अंदर लिया तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल, मतलब जैसे हमारा पेट होता है ना, वैसे इसका छोटा सा वैक्यूल होता है, और उसके अंदर खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। फिर आता है कि डाइजेशन हो गया, अब क्या, अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस अमीबा में से फूड वैक्यूल से जाएंगे साइटोप्लाज्म के में, बाहर की तरफ निकलेंगे, और अमीबा को हेल्प करेंगे कि वो अपने सारे एक्टिविटीज़ को कर ले ना, जैसे ग्रोथ करना है, रिपेयर करना है, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर द वेरियस पर्पस लाइक ग्रोथ एंड द रिपेयरिंग। और बाकी जो बचा कुचा खाना है जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल है उसकी बॉडी के लिए, तो जो फूड वैक्यूल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल खाली हो जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है ना उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, द सेल मेम्ब्रेन गेट्स रप्चर्ड,
और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अमीबा का पूरा, अब देखो इन्होंने डायग्राम नहीं पूछा है इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिया नहीं। ठीक है, अगर पूछ लेते तो हम डायग्राम बना देते। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम ABCD शोन इन द फिगर। ओके, तो ए क्या है? ए आपको दिख रहा है साफ साफ, लीवर। ठीक है, तो ए है हमारे पास लीवर। ठीक है, बी आ गया स्टमक, सी है ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी हुआ रेक्टम। अगर यहाँ पे होता तो हम कहते हैं एनस। ठीक है, बट वो थोड़ा ऊपर है इसके लिए रेक्टम। ओके, ना बच्चों सेकंड क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। ओके, आइए। अब बेसिकली स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो खाना स्टोर करता है और वो काम करता है एज अ मिक्सर एंड ग्राइंडर। ठीक है, सारी चीज़ों को मिक्स करता है, ग्राइंड चर्न करता है पूरा खानों को। ठीक है, ये खाना आता कहाँ से है? तो ये खाना माउथ से आता है थ्रू द ईसोफेगस। ठीक है, स्टमक के अंदर जो फूड है वो मिक्स होता है किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ, जूसेस। ठीक है, तो अब गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं? एक तो आएगा HCl, साथ साथ में फंक्शन में लिख दिया है। HCl क्या करेगा? जो बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ आएगा उसको वो मार देगा। ठीक है, और हमारे खाने को कन्वर्ट कर लेगा एसिडिक मीडियम के अंदर, ताकि हमारे खाने में जो प्रोटीन है, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो पाए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, फिर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? फिर तीसरा आता है म्यूकस। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक के पूरे वॉल्स के साथ चिपका हुआ होता है। ठीक है, जो हमें HCl से एक्चुअली उसके हार्म से बचाता है। खाना जो है स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक रहता है, बट स्टिल आफ्टर दैट ऑल्सो इट इज़ पार्टली डाइजेस्टेड, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है इसका। ठीक है, तो बस इतना ही है स्टमक के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, इट कॉजेज एंड करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट्स। देखो मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस या तो फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ओके, अब आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि नज़दीक की चीज़ें दिख जाती, दूर की चीज़ें नहीं दिखती। आपके क्लास में जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दूर का ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो उनको जो प्रॉब्लम आती है वो मायोपिया की प्रॉब्लम आती है, या उनमें से हम भी ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो दूर का नहीं दिखता है दैट इज़ द मायोपिया। सो द इनएबिलिटी ऑफ आई इन व्यूइंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दूर का दिखने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है ना, द इमेज फॉल्स बिफोर रेटिना। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है? हमें पता है कि इमेज बनता किस पे है? जो नॉर्मल आई होती है उसमें इमेज बनता है रेटिना पे, पर दूर की ऑब्जेक्ट दिखने का जब प्रॉब्लम आता है इसका मतलब कि वो रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो देखो फिगर देखो, ठीक है, फिगर देखो यहाँ पर, तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ओके, और जबकि रेटिना कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पोर्शन में रेटिना है और इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट जो हमें दिखती है वो कैसी दिखती है? ब्लर्ड चीज़ें दिखती है ना, धुंधली दिखती हैं। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। अब कॉजेज मतलब इसमें होता क्या है? इसमें जो आई बॉल होता है ना वो एलोंगेट हो जाता है। आई बॉल जो होता है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। ठीक है, और जो कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया इतना ज़्यादा यूँ कर्व्ड हो जाता है ना कि फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेज पहले ही आके मीट हो जाती है रेटिना के पहले ही आके। तो कॉनकेव लेंस जैसे हमने यूज़ किया, देखो ये आपके पास इमेज, जैसे आपने कॉनकेव लेंस यूज़ किया तो जो लाइट्स आई, ठीक है, ये जो लाइट्स आई वो डिफ्लेक्ट हुई और वो कहाँ मिली? रेटिना में मिली। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगाकर हमारी इमेज जो है वो उसको क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉजेज, करेक्शन एंड डिफेक्ट क्या होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम दे दिया है। अब हमारे घरों के अंदर बेटा हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर जो हमें मिलता है वो हमें मेन स्विच से मिलता है, इसको हम मेन्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक सर्किट का क्या क्या फीचर है? तो देखो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ना वो हमारे घरों में या तो ओवरहेड वायर्स मतलब कि ऊपर की तरफ से जाती हैं या तो ज़मीन के अंदर से। अब ज़्यादातर तो अभी ना अंडरग्राउंड ज़्यादा हो गया, ऊपर वाली वायर्स अभी इतनी दिखती नहीं है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल्स जो है वो पूरी आते, आप अपने घर पे देखें आपको कहीं आपको स्विचेस नजर आएंगे, आपको वायर नहीं होगी, वायर अंदर की तरफ से पूरा किया जाता है। तो अब इसके अंदर 3 आपके पास वायर्स रहती है, 3 टाइप की।
एक रहती है लाइव वायर, एक रहती है न्यूट्रल वायर और एक रहती है अर्थ वायर। लाइव वायर इज पॉजिटिव, न्यूट्रल इज नेगेटिव, अर्थ वायर अर्थ के लिए, अर्थिंग जिसको हम कहते हैं, उसके यूज़ करते हैं। आइए अभी देख लेते हैं इनके फीचर्स क्या है। ओके, एक बार आप फिगर में देख लोगे, देखो फिगर के अंदर। सो अर्थ वायर ये ग्रीन कलर की है, लाइव वायर रेड कलर की और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की। हालांकि अभी थोड़ा सा कलर फॉर्मेशन चेंज हो गया है एज पर द न्यू कन्वेंशनल लॉ, बट हमारे बुक में जो पुराना वाला लिखा है अपन उसी को ही लेके चल रहे हैं। अभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ लाइव वायर ये यूजुअली रेड इंसुलेशन कवर की होती है विच इज़ पॉजिटिव कंडक्टर। ये हेल्प करती है अगर कभी भी सर्किट में ज़्यादा करंट आया ना तो ये टूट जाती है, ब्रेक डाउन कर लेती है सर्किट को। ओके, न्यूट्रल वायर इज अ ब्लैक इंसुलेशन जो नेगेटिव कंडक्टर होती है, मतलब कि करंट ये नहीं कंडक्ट करती है, करंट कंडक्ट करती है लाइव वायर, ठीक है, बट उसको साथी चाहिए ब्लैक वायर का ज्वाइन करने के लिए। और तीसरी होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अर्थ वायर जो है वो मेटल प्लेट्स, ठीक है, अर्थ के अंदर मेटल की प्लेट्स लगाई जाती है। तो आपके घर में जितने भी स्विचेस है ना बेटा, उन सब के साथ, ठीक है, आपको अर्थ वायर मिलती है। अब जैसे कि आपको पता होगा स्विचेस जनरली हमारा ना यूं करके होते हैं सॉकेट्स, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो होता है ना, ये एक्चुअली अर्थ वायर का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी ग्रीन कलर की वायर होती है जो अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ी जाती है, मेटल के साथ कनेक्ट की जाती है, ताकि अगर कभी भी एक्सेस फ्लो आए करंट का तो ये अर्थ वायर वो एक्सेस फ्लो को लेकर ज़मीन के अंदर डाल देगी, तो हमें करंट नहीं आएगा, हमारे सर्किट्स के साथ कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ओवरलोडिंग नहीं होगा, और वो जो मेटल है वो उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड वी नो लाइक लैंड जो है इट इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ से करंट फील नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है हमारे घरों पे। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, मैंने कहा था आपको लाइव और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि करंट फ्लो कर पाए। तो इनका जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है 220 वोल्ट का। इंडिया में इतना चलता है, बाकी हर जगह पे अलग अलग रहता है, ठीक है। ये वायर्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती है इनटू डिफरेंट सर्किट्स। हमारे पास दो टाइप के सर्किट्स होते हैं बेटा। एक होता है 15 एम्पियर करंट सर्किट, जहाँ पे हम लोग एसी, इलेक्ट्रिक गीज़र, वॉशिंग मशीन, जैसे नहीं मोटे मोटे डट्टे होते हैं ना, ठीक है, स्विचेस होते हैं, वो अपन यूज़ करते हैं। जो छोटे से स्विचेस होते हैं ना, जैसे आपके मोबाइल का चार्जर होगा, लैपटॉप का चार्जर होगा, ठीक है, ये छोटे वाले होते हैं जो 2 पिन वाले होते हैं ना, तो वो वाले जो होते हैं 5 एम्पियर करंट होते हैं। ट्यूबलाइट हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, इस तरीके के 5 एम्पियर करंट होते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो टाइप के करंट आते हैं, 15 और 5। एक्चुअली भी और भी ज़्यादा है, 20 और 16 एम्पियर भी आता है, बट अगर आपकी बुक में ऐसा नहीं है, अपडेट नहीं किया हुआ है, तो अपन उस चीज़ को नहीं लेंगे। बाकी ये डोमेस्टिक करंट एक्चुअली सर्किट अभी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, इतना पुराना, ये तो बहुत पुराना समय का चल रहा है किताब के अंदर। तो चलो दैट इज़ ऑल अबाउट द डोमेस्टिक सर्किट। इजी था, क्लियर, ठीक है। फिगर देख लेना एक बार, देखो फिगर अच्छे से। ये अपना इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर। ये जैसे वायर्स हैं उसके बाद हमारे घरों में वायर कैसी होती है, पैरेलल कनेक्शन में की जाती है, ठीक है, सीरीज में नहीं की जाती। तो इसके लिए आप देखो ये रहे स्विच बोर्ड, ठीक है, अपने घर के, और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। और हर एक स्विच बोर्ड के साथ जो ऊपर वाला है देखो उसके साथ ग्रीन कलर की वायर कनेक्टेड है ना। तो ये पूरा फॉर्म रहता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन। सो आई होप आपको खुशी हो रही होगी ओके कि हम लोगों ने सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। हमें लर्न करने का भी समय मिल जाएगा, आप आराम से इतना से लर्न कीजिए, फिर मैं एसएस के भी लेके आ रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है। देखो ओजोन जो है वो बेसिकली 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। इसके लिए उसका फॉर्मूला होता है O3। ये अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है ना, ठीक है, तो वो ओजोन को ऑक्सीजन को स्प्लिट कर लेती है। तो देखो ये वाला ओजोन बनता कैसे, पहले वो अपन देख लेते हैं। तो O2 है, ठीक है, यूवी रेज आई तो वो O2 को 2 अलग अलग O में कन्वर्ट कर लिए। अब एक O जो है वो दूसरे O2 के साथ जुड़ेगा तो क्या बन गया, O3 बन गया। तो ऐसे बन जाता है O3, ठीक है, ओजोन बना। अब ग्राउंड लेवल पे तो ओजोन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, पर हाई लेवल पे ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है हमारे लिए, ठीक है। ये हमें उन्हीं यूवी रेज से बचाता है, ठीक है, और हमारे लाइक कैटरेक्ट, स्किन डिजीजेस, इन सब बीमारियों से हमें वो बचाता है, क्योंकि यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अभी डिप्लीट कैसे होता है, तो बेसिकली डिप्लीट होता है बिकॉज ऑफ द क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स। जनरली हम क्लोराइड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्लोराइड्स होते हैं ना, जैसे हमारी एसी वगैरह उसमें जो गैस निकलती है तो वो बहुत हल्की हल्की होती है, और वो क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड CFC गैस होती है, वो इतनी हल्की होती है ना कि वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो क्या होती है ना, वो ओजोन मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे Cl है,
ठीक है, ClO3 के साथ रिएक्ट कर गई तो क्या बन गया, ClO2 बन गया, तो O3 डिवाइड हो गया ना, ठीक है, और O अकेला रह गया। तो इस तरीके से ओजोन क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है रिएक्शन में। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर सेपरेट हो जाएंगे तो ओजोन की तो लेयर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ओजोन जो है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो क्लोराइड फ्लोराइड जो CSC में प्रेजेंट है, ये अपन यूज़ करते हैं एक्चुअली रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, बट अभी हमने इसको करना छोड़ दिया है, ठीक है। ये अगेन पहले बहुत करते थे, ये वाली गैस का बहुत यूज़ है, अभी 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 वाली गैस का यूज़ नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है ना, 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। सोचो सोचो, ठीक है, 1 क्लोरीन जो है वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सोचो कि ओजोन बन उतना फास्ट नहीं रहा है जितना डिस्ट्रॉय फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्लीशन हमें ज़्यादा दिखता है। प्रिकॉशन यही है कि ओजोन लेयर के लिए प्रिकॉशन यही है कि हमें CFC वाली चीज़ें जो है, CFC मतलब कि फ्लोरोकार्बन वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमें बैंड कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि ओजोन सही सलामत रहे। इसका बी पोर्शन क्या कह रहा है, गिव योर आइडियाज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप अलग अलग कर लो ना। अभी तो हो गया ना, 2 अपने पास आता है ना, अभी तो क्या 3 हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन, डस्टबिन्स, एक वो ब्लू कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है ना। ब्लू कलर में जो होता है वो हम लोग नॉन बायो वाले डाल देते हैं, और जो ग्रीन कलर होता है उसको तो अपन बायोडिग्रेडेबल डाल देते हैं। एक और शायद आया है पर्पल कलर का, पता नहीं, मैं भूल गई, मैंने बाहर देखा भी है पर याद नहीं आ रहा कौन सा आ रहा है। तो खैर इसमें लिखना नहीं, बट एक जस्ट नॉलेज की बात है, मैं तीसरा भूल गई। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपन अलग अलग डंप कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, हाँ, रिसाइकल वाला एक आया है जिसको अपन सूखा कचरा कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ना अलग, लाइक पेपर है, ग्लास है, मेटल है, रबर है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इनको हम लोग अलग बिन में डाल देते हैं ताकि रिसाइकलिंग करने के लिए इसको अलग से ले लिया जाए, ठीक है। तो अगर हम इतना भी सॉर्ट आउट करके कचरा सामने वाले को दे दें या डस्टबिन में डाल दें तो बहुत अच्छा खासा टाइम भी सेव हो जाएगा और चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इन सबको डिस्पोज करने का तरीका जो है वो इजीली अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्पोजेबल प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन डी। बच्चा कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड अब मैं ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मार्वल अभी आ चुका है मार्केट में, तो कोशिश करूँगी कि मैं उसको फटाफट से स्टार्ट कर दूँ। पहले एक बार सिंपल सॉल्यूशन अपन ऐसे इसका कर लें, फिर मैं मार्वल स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। शायद आपको स्कूल में और यहाँ तक कि कोचिंग में भी इतना मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जितना प्रोवाइड मैं आपको करूँगी। तो बस बने रहिए मेरे साथ, डू सपोर्ट मी एंड आई विल सपोर्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड द एवरीथिंग, ठीक है, जो मेरे पास मैं आपको सब प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।